हेलो बच्चों, आप सबका मिशन इंग्लिश क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने सेंटेंस पैटर्न के बारे में जानकारी ली। इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए हमें एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करना होता है। और वो प्रॉपर सिस्टम क्या होता है जो मैंने आपको बताया था, उसके अंदर एस, एच वी, एम वी, एस वी, डी ओ, आई डी ओ। सेंटेंस पैटर्न का मतलब सेंटेंस का ढांचा। ढांचा का मतलब एक उसका पूरा परफॉर्मा होता है कि भाई किसके बाद क्या लिखना होता है, वो जिसको अपन वाक्य निर्माण का ढांचा कह सकते हैं। सो इफ वी वांट टू learn English, if we want to translate Hindi sentence into English, we should have to follow these types of pattern. In this we have understood about S in our last video. इससे पहले वाले वीडियो में इस ढांचे को मैंने बताया था और उसमें सबसे पहले जो एस आता है उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। एस का मतलब सब्जेक्ट होता है। आप उस वीडियो को एक बार रिव्यू कर लेना। इस वीडियो को देखने से बाद आप उसको देख लेना, आपको एस समझ में आ जाएगा कि एस क्या होता है। हालांकि मैं इसका रिव्यू वापस बता रहा हूँ आपको। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, जिसकी फुल फॉर्म होती है सब्जेक्ट। एस का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, और कर्ता का मतलब एक सेंटेंस के अंदर जो काम करने वाला है, सेंटेंस में जो काम दिया हुआ है, जिसको अपन क्रिया बोलते हैं, खाना पीना उठना बैठना चलना, इस क्रिया को, इस काम को कौन कर रहा है। जैसे राम जयपुर जा रहा है, तो अब जयपुर जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट का मतलब उस सेंटेंस के अंदर काम का करने वाला। मोहन के घर राम जा रहा है, तो इसमें से कर्ता कौन सा हुआ? मोहन के घर राम जा रहा है, तो मोहन करता नहीं, मोहन तो अपने घर पे है। जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। इसका मतलब सब्जेक्ट कौन सा हुआ? राम। तो सब्जेक्ट का मतलब काम का करने वाला। अब ये सब्जेक्ट मैंने जो बताया था, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। एक काम का करने वाला अकेला भी हो सकता है, काम का करने वाला एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो जो ज्यादा होते हैं उसको प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं, जो अकेला होता है उसको सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। अब अपन ने जो कर्ता होते हैं इंग्लिश के अंदर, वो कर्ता होता है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। जो सर्वनाम वाला जो कर्ता है वो कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। उस वीडियो में मैंने एक एक का वो बताया था कि आई एक वचन है, एक बहुवचन है, यू बहुवचन है, एक वचन है, वी एक वचन है, एक बहुवचन है, ये सारे बताए थे। तो आज अपन इसके आगे चलते हैं। सब्जेक्ट का निर्धारण हो गया। कोई भी सेंटेंस है, आपको सब्जेक्ट चूज करना आ जाना चाहिए कि इस सेंटेंस के अंदर ये सब्जेक्ट है। अब इस पैटर्न के आधार पर सबसे पहले उस सेंटेंस को, उस सब्जेक्ट को लिखेंगे। उस सेंटेंस में पहला जो स्टेप होता है, सबसे पहले आपको हिंदी के सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना होता है, और वो सब्जेक्ट है जो फर्स्ट में लिखा जाता है इंग्लिश के सेंटेंस में। हिंदी के सेंटेंस में कहीं भी हो, आपको इंग्लिश के सेंटेंस में उस सब्जेक्ट को सबसे पहले फर्स्ट स्टेप उसके सब्जेक्ट की होती है। पहला सब्जेक्ट लिख दिया। और एक वचन और बहुवचन इसलिए बताए थे क्योंकि ये एचवी जो होती है, हेल्पिंग वर्ब, वो भी एक वचन और बहुवचन की होती है। तो यदि सब्जेक्ट एक वचन का है तो एचवी भी एक वचन की लगेगी, सब्जेक्ट बहुवचन का है तो एचवी भी बहुवचन की लगेगी। तो अब अपन इसके बारे में चर्चा कर ली। अब होता है एचवी क्या होता है। कोई भी सेंटेंस होता है हिंदी के अंदर, अपन हिंदी तो इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश तो इंग्लिश सिखाने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन ये जो नॉर्मल वे से, बिल्कुल एकदम सिंपल वे से जो अपन पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर कोई भी आदमी जिसको इसकी जानकारी नहीं है वो आराम से सीख सकता है। वो डायरेक्ट मेथड बताएंगे, आपको उसका पता नहीं रहेगा तो समझ में नहीं आता। और मैं जो बता रहा हूँ उसमें बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि एचवी होती क्या है, सब्जेक्ट होता है क्या, और आराम से कोई भी सेंटेंस होगा उसमें से अपन एचवी और एस का चूज कर सकते हैं। तो एचवी का मतलब होता है कोई सा भी हिंदी का सेंटेंस हो, उसके लास्ट में जो लिखा हुआ हिंदी में, जैसे राम अजमेर जा रहा है,
ये एक सेंटेंस है। अब मैं ये कह रहा था कि हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में जो ये लिखा हुआ होता है एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, ये एचवी कहला। इससे क्या निर्धारण होता है? इससे निर्धारण होता है कि काम किस टाइम हो रहा है, काम हो गया है, काम हो रहा है, काम अब होगा। ये जो निर्धारण करते हैं वो जो शब्द होते हैं वो आपके हिंदी के सेंटेंस में एट द लास्ट मिलेंगे और वो एचवी कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? एचवी। अब एचवी की फुल फॉर्म क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। वर्ब क्यों? हेल्प करने वाले। क्रिया तो होती खाना है, पीना है, लेकिन कब पीना है, पी रहा है क्या, पी लिया है क्या, उसको बताने वाली, उस वर्ब की हेल्प करने वाली हेल्पिंग वर्ब होती है। जिसमें अमूमन आपको यहाँ पर ता है मिलेगा, आपको यहाँ पर रहा है मिलेगा, चुका है मिलेगा, लिया दिया है ये मिलेगा, ता था मिलेगा, रहा था मिलेगा, चुका था मिलेगा, रहा होगा मिलेगा। ऐसे जो शब्द मिलते हैं जो लास्ट सेंटेंस के लास्ट में होते हैं और वो एचवी कहलाती है। यानी उस क्रिया की, इस क्रिया की हेल्प कर रहे हैं ये शब्द कि ये क्रिया हुई तो कब हुई, ये क्रिया का टाइम क्या है, ये चल रही है, हो गई है, अब होने वाली। इसकी जो इसका जो टाइम निश्चित करने वाले जो शब्द होते हैं वो आपको एचवी होते हैं। और उस एचवी को आपको, ये सीधी सी बात है, हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में लिखा हुआ वो अपनी एचवी होती है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? ये भी एक वचन और बहुवचन वाली होती है। जैसा सेंटेंस है वैसी एचवी होती है। जो अपन आगे चल के जब टेंस सीखेंगे उस टेंस में प्रत्येक टेंस की अलग अलग एचवी होती है और एक वचन की एक एचवी अलग होती है, बहुवचन की एचवी अलग होती है। तो ये हेल्पिंग वर्ब, पहले तो अपन यहां तक सीख रहे हैं भाई हेल्पिंग वर्ब हिंदी के सेंटेंस में होती कौन सी है। अब इसमें थोड़ा सा एक संकेत देता हूँ, एचवी कौन कौन सी होती है? डू होती है, डज होती है, इज होती है, एम होती है, आर होती है। ये एक टेंस में लगने वाले, ये दूसरे टेंस में लगने वाले, ये बहुवचन के साथ में लगने वाले, ये एक। हालांकि इनको एक एक को अलग अलग बताएंगे, फिलहाल आपको केवल ये समझ आ जाएगा कि एचवी होती कौन सी है। ये एक वचन की, ये आई के साथ लगने वाले, ये बहुवचन के साथ में। इसके बाद में हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, डिड, वाज, वर, हैड, हैड बीन, विल, shall, can, could, may, might, shall, should और would, ये सारी अलग अलग सेंटेंस में जैसा सेंटेंस है, जैसा सेंटेंस का टेंस है, उसके आधार पर ये एक वचन और बहुवचन वाली एचवी होती है। तो ये कहीं ये इंग्लिश के सेंटेंस में होती है। हिंदी में आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हिंदी में तो आपको ये मिलेगा कि रहा है। अब जैसे रहा आया आपको इनमें से लगानी है। यह आ गया रहा था तो आपको इसमें से लगानी पड़ेगी। यह आ गया चुका है तो आपको इस हैज और हैव में से लगानी पड़ेगी। यह आ गया चुका था तो आपको हैड में से लगानी पड़ेगी। यह आ गया सकता है तो आपको कैन लगानी पड़ेगी। यहाँ सकता था आ गया तो कुड लगानी पड़ेगी। यहाँ चाहिए आ गया तो शुड लगानी पड़ेगी। यानी जैसा सेंटेंस है वैसी एचवी काम में ली जाएगी। तो ये समझ में आ गई होगी कि एचवी कौन सी होती है। हालांकि टेंस पढ़ेंगे, अलग अलग टेंस की अलग अलग एचवी बनाएंगे और उसका एक टेबल भी तैयार करेंगे, आपको याद भी करवाएंगे, इससे आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे। फिलहाल आपको केवल यह समझना है कि एचवी होती कौन सी और कैसे पता चलता है कि ये एचवी है। इसके बाद अपन चल रहे हैं एमवी की तरफ। यानी एचवी दूसरे नंबर पर काम में ली जाएगी। हिंदी के सेंटेंस में कहाँ मिलेगी? हिंदी के सेंटेंस में तो आपको लास्ट में मिलेगी और इंग्लिश के सेंटेंस में कहाँ मिलेगी? 1 नंबर पर सब्जेक्ट और 2 नंबर पर एचवी। अब अपन चलते हैं एमवी की तरफ। एमवी का मतलब होता है मेन वर्ब। मेन जैसे नाम है कि मेन वर्ब, मेन का मतलब मुख्य क्रिया। वो जो वाक्य है वो उस वाक्य के अंदर मुख्य काम कौन सा है। यानी पहले तो ये देखो कि वर्ब, वर्ब का मतलब क्रिया।
अब क्रिया का मतलब वो जो सब्जेक्ट अपन ने चुना है, अपने जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता किया भाई ये सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट, वो कर्ता उस सेंटेंस में उसका क्या काम है, यानी कर्ता द्वारा किया जाने वाला काम, कर्ता द्वारा किया जाने वाला काम क्रिया कहलाता है। उसको क्या कहेंगे? क्रिया। अब देखो, क्रिया का मतलब हो गया काम। संसार में जितने भी काम है, चाहे वो महसूस करने से हो, चाहे हाथ पांव से करना हो, चाहे दिमाग से करने होते हैं, वो सारे काम, खाना पीना, उठना बैठना, चलना, लेना देना, खरीदना बेचना, आना जाना है, तोड़ना मरोड़ना, फोड़ना तोड़ना टूटना, बैठना, लिखना, सुनना, ये सारे क्या है? संसार में बहुत सारे अनलिमिटेड काम है, और जितने भी काम है वो सारे क्या कहलाते हैं? वर्ब। जितने भी काम है। अच्छा, वर्ब एक वाक्य के अंदर 2-3 हो सकती है, कोई सा भी सेंटेंस है, जरूरी नहीं कि एक ही वर्ब हो, उसमें 2-3 टाइप की वर्ब होती है। अब उस वर्ब में मुख्य वर्ब कौन सी होती है, इसके लिए आपने जो सेंटेंस अभी पहले अपन ने किया था कि राम खाना, राम पत्र लिख रहा है, ये एक सेंटेंस था। अब इसमें देखा था कि भाई इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, कि पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? राम, तो ये एस हो गया। अब मैंने ये बताया था कि इसके लास्ट के अंदर क्या लिखा हुआ? रहा है, तो ये क्या होगी? एचवी होगी। अब ये राम क्या काम कर रहा है? राम जो करता है इस वाक्य में, उसका काम क्या है? उसका काम लिखने का है। उसका काम क्या है? लिखने का। वो क्या कहलाएगा? उसका मुख्य काम, मेन वर्ब। अब ये एक और बता देता हूं कि जो एचवी होती है उसके जस्ट पास में, उसके जस्ट पास में जो क्रिया होती है उसी को अपन मेन वर्ब कहेंगे। समझ में आ गया ना? अब मैं कह रहा था कि भाई एक वाक्य के अंदर बहुत सारी क्रिया हो सकती है, अब इसके अलावा और भी काम हो सकता है। राम खाना खाकर पत्र लिख रहा है, तो खाना खाना वो भी क्रिया है, तो वो बाद की बात है। मेन वर्ब कौन सी हो गई? वो हो गई जो एचवी के जस्ट पास में, हिंदी के सेंटेंस में एचवी के पास में जो लिखी हुई, दैट इज मेन वर्ब। सो यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड क्लियरली, मेन वर्ब विल बी फाइंड नियर दी एचवी। एचवी के पास में आपको एमवी मिलेगी, और एमवी का मतलब है मुख्य क्रिया, उस कर्ता के द्वारा इस वाक्य में जो काम किया जा रहा है वो एमवी होती है। क्लियर है? आपको सब्जेक्ट ढूंढना आ गया, आपको एचवी ढूंढना आ गया, आपको एमवी ढूंढना आ गया ना? अब आपको एमवी के बारे में बताते हैं कि एमवी आपने डिनोट कर ली कि एमवी है, ये है जो एचवी के पास है, एचवी समझ में आ गई। तो अब एमवी होती क्या है और कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। थोड़ा सा स्लो है लेकिन बिल्कुल क्लियर होगा। एक बार पढ़ लिया, दूसरी बार उस वीडियो को देख लिया, मैं कह रहा हूं you will not have any confusion in my teaching, in your understanding. So please try to understand with fully concentration. I am teaching you very simple. There will not be confusion in your mind. If you have any confusion, you can ask me in our comment box. I will give you reply surely, properly. अब अपन चलते हैं कि मेन वर्ब कितने प्रकार की होती है। कोई सी भी क्रिया होती है उसके 3 प्रकार होते हैं। आपको ये तो बताना है कि कोई भी काम होता है या तो हो गया, या हो रहा, या अब होगा, यानी 3 प्रकार हो गए। काम हुआ, हो रहा और होगा, यही तो होगा। परसों कहेंगे तो भी वो पुरानी बात है, आगे वाले परसों को लिए कहेंगे तो भी आगे वाली बात है। तो क्रिया तो 3 प्रकार की हो गई ना, यानी क्रिया होती है, उसके क्रिया के टाइप्स ऑफ वर्ब, क्या कहेंगे उसको? टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब का मतलब क्रिया के प्रकार, कोई सी भी क्रिया हो उसके प्रकार, क्रिया के प्रकार। अब क्रिया के प्रकार, फर्स्ट फॉर्म क्या बोलते हैं उसको?
फर्स्ट फॉर्म, पहला रूप। दूसरी है सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। और तीसरा है उसको कहेंगे थर्ड फॉर्म। यानी कोई सी भी क्रिया है उसके तीन रूप बना दिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे कोई सी क्रिया ले लो, एक सिंपल सी क्रिया लेते हैं, जैसे गो। गो का मतलब क्या होता है? जाना। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? गोन। वेंट का मतलब गया या जाता था, और गोन का मतलब चला गया या जा चुका। कोई सी भी क्रिया ले लेंगे उसके तीन रूप होते हैं। अब उसमें यह है कि बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती है जिसके तीनों रूप ही अलग अलग। जैसे गो है, इसकी सेकंड एक अलग ही आगे, वेंट इसकी थर्ड, गोन अलग आगे। बहुत सारी क्रिया ऐसी है जो फर्स्ट और सेकंड एक टाइप की होती है, थर्ड एक टाइप की होती है। बहुत सारी ऐसी होती है कि फर्स्ट अलग होती है, सेकंड और थर्ड एक टाइप की होती है। बहुत सारी ऐसी होती है तीनों ही एक टाइप की होती है, यानी अलग अलग क्रिया। आप जब भी कोई सेंटेंस पढ़ते हैं उसमें जो क्रिया आती है उस क्रिया के रूप देखने की कोशिश करना है। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या, थर्ड फॉर्म। अब जैसे पुरानी क्लास में आप पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे पासबुक में, मान लो पासबुक में टाइप्स ऑफ वर्ब, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब एक टॉपिक आता है, उसमें 300-400 वर्ब दे रखी होगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये बेस होता है, ये एक बेसिक रूप होता है कि आपको कम से कम ये वर्ब की फॉर्म्स तो होनी चाहिए। हालांकि ये अपन जैसे जैसे सेंटेंस बताएंगे उसमें जो जो वर्ब आएगी उसमें अपन बताएंगे ये फर्स्ट होती है, सेकंड होगी, थर्ड होती है। जैसे अपन आगे ट्रांसलेशन करेंगे वहां पर भी मैं बताऊंगा कि ये सेकंड फॉर्म है, इसका अर्थ ये है, इस वजह से इसका अर्थ ये निकलेगा। ये थर्ड फॉर्म है, इसका अर्थ ये निकलेगा। आपको उसका पता हो जाना चाहिए कौन सी फॉर्म है, उसके आधार पर उसका अर्थ निकालेंगे। एक जैसे इसके साथ में जैसे ले लेते हैं जैसे ड्रिंक। ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या होगी? ड्रैंक। और थर्ड फॉर्म क्या होगी? ड्रंक। अब इसका अर्थ आप देखने की कोशिश करें कि ड्रिंक का मतलब पीना, तो सेकंड का अर्थ क्या हो गया? जैसे इस, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे गो का मतलब जाना, वेंट का मतलब गया जाता था, इसका ऐसे अर्थ निकला। तो जैसे ड्रिंक का मतलब पीना, तो इस ड्रिंक का अर्थ क्या हो जाएगा? पिया या पीता था। ड्रंक का अर्थ जैसे गो का गोन हुआ, गोन का अर्थ चला गया, वैसे ड्रंक का मतलब पी लिया या पी चुका। यानी ड्रिंक का मतलब पीना, ड्रिंक का मतलब पिया या पीता था, और ड्रंक का मतलब पी चुका या पी लिया। तो आपको ऐसे प्रत्येक क्रिया के अर्थ निकालने। तो ये तो ग्रामेटिकली कितने फॉर्म होते हैं क्रिया के? 3। और अब इसका चौथा और पांचवा रूप भी होता है बेटे, उसको अपन देखेंगे, चौथा और पांचवा रूप। हालांकि इसको बोला जाता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, लेकिन इसका चौथा और पांचवा रूप भी होता है। तो अपन देखेंगे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और फिर जो चौथी फॉर्म है, इसको चौथी फॉर्म नहीं कहते हैं, लेकिन अपन बोलेंगे सीखने के तौर पर चौथी और पांचवी। जैसे यहां है प्ले, फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकंड फॉर्म क्या हो गई? प्लेड। और थर्ड फॉर्म क्या हो गई? प्लेड। और जो चौथी फॉर्म बनानी है वो क्या करना है? पहली जो फॉर्म है उसके आईएनजी लगाना है, उसके आईएनजी लगा दिया। पांचवी फॉर्म इस पहली वाले के आगे टू लगा दिया, तो ये 5 फॉर्म बन गए। तो इनके तो अर्थ आपको पता है, और चौथी और पांचवी का अर्थ अपने को देगा। प्ले यानी खेलना, प्लेड यानी खेला या खेलता था। ये दोनों अर्थ आने चाहिए कि खेला या खेलता था। प्लेड यानी खेल चुका या खेल लिया। अब ये जो प्लेइंग है इसका अर्थ हो गया जहां कोई भी क्रिया होती है जिसका आईएनजी लगा हुआ था। बिल्कुल आपको सीधा सा अर्थ निकालना है। कोई भी क्रिया का आईएनजी लगा हुआ उसका अर्थ होता है रहा रही। जैसे डू यानी करना, डूइंग कर रहा। गो यानी जाना, गोइंग जा रहा। कम यानी आना, कमिंग आ रहा है।
ड्रिंक यानी पीना, ड्रिंकिंग पी रहा है, इसके दो अर्थ निकलते हैं। तो प्ले यानी खेलना, और प्लेइंग का मतलब खेल रहा, और इसका दूसरा अर्थ होता है खेलते हुए, हुए के अंदर अर्थ निकालना। अब ये दोनों अर्थ अलग अलग कैसे निकालना है वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आपको तो ये ध्यान रखना है कि जो आईएनजी लगा हुआ उसके दो टाइप के अर्थ निकलते हैं, प्लेइंग खेल रहा या खेलते हुए, जैसे गोइंग जा रहा या जाते हुए, जैसे राइटिंग लिख रहा या लिखते हुए, स्पीकिंग यानी बोल रहा बोलते हुए। समझ आ गया ना। अब हुए में अर्थ कब निकलेगा और रहा में अर्थ कब निकलेगा, इसकी भी अपन आगे अध्ययन करेंगे। टू प्ले, टू प्ले का मतलब, अब चौथी और पांचवी बनाने में तो अपने को याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहली वाले के आईएनजी लगा दिया, ये चौथी हो गई, पहली वाले के आगे टू लगा दिया, ये पांचवी हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा, प्ले यानी खेलना, तो यहां हो गया खेल कर, खेल कर, किसी भी क्रिया के टू लगा हुआ है आगे तो इसका अर्थ निकालेंगे कर, या खेलने के लिए, के लिए, खेलने के लिए, कर और के लिए अर्थ निकलेगा किसका, पांचवी का। अब इस चौथी को क्या बोलते हैं, जरंड, क्या बोलते हैं, जरंड। यदि याद रख सकते हो तो चौथी को कहते हैं जरंड और इसको कहते हैं इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, जरंड और इन्फिनिटिव। इनको तो कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और अपन सीखने के तौर पर चौथी और पांचवी बोल देंगे, लेकिन ग्रामर की तरफ से इसका मतलब है जरंड है ये, और ये इन्फिनिटिव है। जरंड वो होती है जिसका आईएनजी लगा होता है, इन्फिनिटिव वो होती है जिसके आगे टू लगा हुआ होता है। इनके अर्थ भी आपको पता हो जाना चाहिए। पहला फर्स्ट फॉर्म का अर्थ खेलना, प्लेड सेकंड फॉर्म जिसका अर्थ खेला या खेलता था, थर्ड फॉर्म प्लेड, सेकंड और थर्ड एक जैसी है, खेल चुका या खेल लिया। अब चौथी अपन ने बनाई, फर्स्ट वाले का आईएनजी लगा दी, चौथी बन गई, इसका अर्थ खेल रहा या खेलते हुए। पांचवी फर्स्ट वाले के आगे टू लगा दिया, टू प्ले। अच्छा, हमेशा टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म में आती है। कहीं पर भी आपको किसी क्रिया को क्रिया से जोड़ना, किसी सेंटेंस को किसी क्रिया से जोड़ना, तो आपको उसके योजक कनेक्टिव जो लगाना पड़ेगा वो टू लगाना पड़ेगा। जैसे टू आता है उसके बाद में आपको क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म लगाने। कभी भी टू के बाद में सेकंड, थर्ड या आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आती, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। इसका अर्थ क्या हुआ, कर में, खेल कर, लिख कर, देख कर, सुन कर, पढ़ कर, बोल कर, ले कर, दे कर, चल कर, खेलने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए, लिखने के लिए, देने के लिए, ये सारे अर्थ। अब आपको ये जो क्रिया के 5 रूप है, आप कोई सी भी क्रिया लो और उसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और चौथा और पांचवा रूप लिखो और उनके अर्थ लिखने की कोशिश करना, ट्राई करना। और ये ट्राई आप 20 क्रिया की ट्राई करोगे ना, तब आपको स्वतः ही ये अर्थ आ जाएंगे। फिर क्या है, जैसे सेंटेंस आएगा आपके दिमाग में आएगा कि इसमें तीसरी लगेगी, इसमें दूसरी लगेगी, इसमें चौथी लगेगी, इसमें पांचवी लगेगी। जैसे हारमोनियम पर अंगुलियां चलती है ना, उसमें गाने वाला सामने देखता है लेकिन अंगुलियां वहां काम करती है, वैसे आपकी जुबान पे भी वो डायरेक्ट जो लगानी होगी वो अपने आप आ जाएगी। बस यू शुड हैव टू मेक ए प्रैक्टिस फॉर अंडरस्टैंडिंग एमवी, टाइप्स ऑफ एमवी, कि भाई कौन कौन सी होती है, उसका अर्थ क्या होता है, कैसे बनती है वो, उसके दो दो अर्थ होते हैं, कौन कौन से अर्थ होते हैं, ये चीज इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। नोटबुक में कोई सी भी क्रिया लिख लो और उसकी प्रैक्टिस आप, इनको याद करने के लिए आपको बस प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस ज्यादा सीरियसली नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं है। आपको सीधा सा एक क्रिया लिखो, उसके 5 रूप लिखो, उनके हिंदी, एक दो बार तो आपको इनको देख देख के लिखना पड़ेगा, उसका क्या कैसा रहा उस आधार पे इसका लिखना। 2-3 आप ऐसे लिखोगे, फिर 2-3 बिना देखे देख लिखना, और उसमें कोई मिस्टेक आती है उस मिस्टेक का सुधार करना। 5वीं बार तो मैं समझता हूँ कि देयर विल नॉट बी एनी मिस्टेक इन योर राइटिंग प्रोसेस, इन योर प्रैक्टिस। सो आई वांट टू टेल यू that you should have to write various types of verbs in your notebook for practice of their हिंदी मीनिंग। तो अपन क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ मैं वर्ब दे रहा हूं, आप उनको लिख लीजिए और उनके हिंदी अर्थ
कमेंट में डालना है ना, कि इसका अर्थ कोई यदि आपको नहीं आता तो उसको कमेंट में डाल देना, उसके अर्थ भी लिख के आप चाहें तो बता देना, है ना। तो मैं कुछ क्रियाएं आपको प्रैक्टिस के तौर पर दे रहा हूं और इनको आपको लिखना होगा, पहले इनको लिख ले ताकि दूसरी क्रिया के आपको अर्थ लिखने होंगे, तब आपको इनको देख के लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको मैं आपको कुछ प्रैक्टिस दे रहा हूं। जैसे स्पीक, स्पीक का अर्थ होता है बोलना। अब इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्पोक और थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, और चौथी इसके क्या करेंगे अपन, आईएनजी लगा देंगे, स्पीकिंग। इसकी पांचवी क्या है, फर्स्ट वाली के आगे टू लगा देंगे। अब इनके अर्थ आपको लिख के प्रैक्टिस करनी होगी। मैं आपको एक सरसरी तौर पर बता देता हूँ। तो स्पीक यानी बोलना, सरसरी तौर पर बता देता हूँ। स्पोक यानी बोलना या बोलता था, स्पोकन यानी बोल चुका या बोल दिया, स्पीकिंग यानी बोल रहा या बोलते हुए, टू स्पीक का मतलब बोलकर या बोलने के लिए। इसी तरीके से इन सब के लिखना है। इनकी 5 मैंने लिख दी है, आपको इसकी 5 लिखनी है और उसके अर्थ लिखने हैं, इसकी 5 लिखनी है, इसके अर्थ लिखने हैं, इसकी 5 लिखनी है, इसके अर्थ लिखने हैं। ये आपको प्रैक्टिस करनी है। अब अपन अगली वीडियो आज, अच्छा ये मेन वर्ब कहाँ आती है, तीसरे नंबर। अब उसके अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे एसवी, डीओ और आईडीओ के बारे में। तो बच्चों आपको एस, एचवी और एमवी समझ में आ गया होगा। इसके लिए इस वीडियो को एक नहीं 2 बार देखा, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डालें, मैं आपकी क्वेरी का रेस्पॉन्स दूंगा। तो इनकी एक प्रैक्टिस करना और उसमें कमेंट में डालना कि सर हमने प्रैक्टिस की है, बहुत अच्छा समझ में आया या समझ में नहीं आया या कोई प्रॉब्लम हो। तो बच्चों आज अपन इस क्लास को यहाँ तक रखेंगे। बस ये है कि आपको रोजाना इस वीडियो का अगला पार्ट हर हालत में देखना। एक 15-20 मिनट आपको निकालना है, आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, आपको बिल्कुल सिस्टम से समझ में आ जाएगा। और 90 दिन का जैसे मैंने बोला ना, बिल्कुल आप मेरे साथ चलोगे, I assure you, you will be able to speak English, you will be able to learn English, you will be able to understand English, you will be able to write English without any hesitation. There will not no problem with you about English. और ये जैसे जैसे अपन सीधा सीखेंगे ना, सिंपल, बिल्कुल सिंपल से चल रहे हैं अपन, एकदम सिंपल से बेस से। और अपना जब ये पूरा प्रोग्राम हो जाएगा, आपको फिर आप कोई सा भी आप पढ़ोगे ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। फिर आप कंपटीशन, इसके लिए अपन कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, बिल्कुल एक एक टॉपिक क्लियर करवाएंगे। बस आप अपनी कंटिन्यूटी रखिए और रोजाना 10-20 मिनट इस वीडियो को दीजिए। अब रोजाना के अलग अलग वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो में कमेंट करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जिस किसी को भी आपका मिलने वाला उसको शेयर जरूर करना, बिल्कुल प्रॉफिट मिलेगा।